आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं खुद यहाँ आके बहुत थैंकफुल फील कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला कि आप लोगों से इंटरेक्शन करूँ। और मुझे लगता है हम सभी लोग जो एवरी टाइम वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ स्कूल, तो एक बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग रहती है। 2018 में माय ओन स्कूल हैड इनवाइटेड मी, सेंट पॉल्स गाजियाबाद, तो दे वर हैविंग द एनुअल फंक्शन में उसमें गया था। तो आई थिंक किसी भी स्कूल में आने के बाद यू सी पीपल इन यूनिफॉर्म, तो इट गिव्स यू अ वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग और आपको लगता है और 10 साल पहले 15 साल पहले आप ऐसे किसी स्कूल में बैठे थे। तो आई थिंक इट इज़ एन इक्वली बिग डिलाइट फॉर मी। मैंने पहले प्लान किया था कि आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, बट आई थिंक मोर देन आई हैड प्लान, राकेश जी ने एक बहुत ही डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है तेरे बारे में। आई थिंक जो प्रेज उन्होंने मुझे दी है, आई डू नॉट नो इफ आई एक्चुअली डिजर्व इट। देयर आर सो मेनी अदर पीपल, बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक वी आर जस्ट डूइंग अ वेरी सिमिलर जॉब। हम उसी तरह का काम करने में लगे हुए हैं। आप लोग भी कल आप अलग अलग सर्विसेज में होंगे, प्राइवेट जॉब में होंगे, पब्लिक सर्विसेज में होंगे, यू विल ऑल्सो हैव सिमिलर अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है ऐसा कुछ डिफरेंट हम या आप नहीं कर रहे हैं। एवरीबडी, हर आदमी जो अपने काम को ढंग से और शिद्दत से कर रहा है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आप लोग 10th से भी हैं और 12th से भी हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक वल्नरेबल एज बोली जाती है, मतलब एक एज जहाँ पे बच्चा इनडिसाइसिव होता है, थोड़ा उसे थोड़ा इनसिक्योर भी होता है, पर्टिकुलरली क्योंकि लगता है आपको कि 10th में 12th में कुछ सोसाइटी, कुछ आपके हमारे घर वाले, कुछ हम लोग मिलके बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। 10th एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी स्ट्रीम लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। 12th में आप अपनी स्ट्रीम के बाद ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना है। तो मुझे लगता है दोनों इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं, और इसमें आप बिना किसी प्रेशर के अपना डिसीजन ले पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप में से कोई भी बहुत इनसिक्योरिटी में ना रहे, और ये इनसिक्योरिटी बहुत जेन्युइन है। मैंने भी एक समय पे फील की है, मेरे बहुत सारे कलीग्स ने फील किया, आप लोग भी फील कर रहे होंगे। तो आप इनसिक्योरिटी बिल्कुल ना रखें। कुछ लोग आप में से, आई थिंक वी हैड जस्ट अवॉर्डेड समबडी हू गॉट इनटू IITs, तो आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे, कुछ लोग मेडिसिन में जाएंगे, कुछ लोग अपना ग्रेजुएशन करेंगे, BCom करेंगे, BA करेंगे, MBA का प्लान करेंगे। जो भी आपको फाइनली आप डिसाइड करते हैं करने का, आप उसे बहुत आराम से शिद्दत के साथ कीजिए। आप कैरियर अवे मत होइए कि मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि किसी और ने इंजीनियरिंग की है। आप इनसिक्योर मत फील कीजिए कि कोई और IITs में गया है तो आप IITs में नहीं गए हैं, आप रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे या किसी और कॉलेज में जाएंगे। इस इनिशियल फेज में बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, और उन्हें लगता है दिस इज मतलब डू और डाई है, और अगर जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो नहीं हुआ, देन वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन। बट आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए। हम ऐसे समय में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास हमेशा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो आप अपना ग्रेजुएशन का प्लान करें। जब आप 12th में हो, आप सोचें कि आपको कौन सी स्ट्रीम आपके लिए अच्छी रहेगी, और फिर आप ट्राई करें उस बेस्ट जगह जाने का जहाँ आप जाना चाहते हैं। बट लेट मी एश्योर यू एंड टेल यू दैट इवन इफ यू डू नॉट गेट इनटू द elitist of the institutions और कॉलेजेस, उसके बाद भी आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी होगी एक अच्छी प्रोफेशनल ग्रोथ करने। तो आप उस इनसिक्योरिटी वाले मोड से हमेशा बाहर आने की कोशिश करें। कोई आपको बोले आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो या आपके पास प्रोफेशनल कोर्स नहीं है करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप उससे बिल्कुल भी हताश ना हो और डिस्करेज ना हो। ये बात आप हमेशा रखें। आप जब भी डिसाइड करेंगे कुछ करने का, शिद्दत के साथ, हार्डवर्क के साथ,
तो आप अपने लिए एक जगह बना पाए। ये एक ब्यूटी है इस समय की। तो आप उस इनसिक्योरिटी वाले मोड से बाहर आओ। सबसे पहले मेरा ये मेरी आपको एडवाइस भी है और मेरी आपको ये रिक्वेस्ट भी है, अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड नहीं करना एक बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे केसेस स्पेशली पुलिस में हम लोगों को देखने को मिलते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बाद देयर आर सम पीपल जिन्होंने सोचा कि वो सुसाइड कमिट करेंगे, या कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ समय पे किया है। उन सब की फैमिलीज से जाके जब आप मिलते हो बाद में, तो आप उन लोगों को समझाते हो, तो कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि कितने प्रेशर में बच्चे हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि सबसे पहले तो उस प्रेशर को मेंटली हटाने की ज़रूरत है। एक्टिविटी जो भी होती है, जो काम है आपका, आप सिर्फ उस काम पे फोकस करें। रिजल्ट्स बहुत सारी चीज़ों के आपके हाथ में नहीं होते हैं, तो आप रिजल्ट से अपने आप को बहुत ज़्यादा विचलित नहीं करें और परेशान नहीं हो सकें। तो दिस इज़ माई फर्स्ट एडवाइस टू ऑल द पीपल हु आर राइटिंग देयर एग्जाम्स 10th में 12th में, एंड ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में हैं और जो नेक्स्ट ईयर अपना कुछ एग्ज़ाम लिखेंगे। दूसरी बात, अगर मैं आपको एक हार्डवर्क के ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, तो आई डोंट नो, बहुत मतलब एक पुराना एथलीट है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी उनके बारे में। देयर वाज समबडी कॉल्ड माइक स्पिट्ज। माइक स्पिट्ज एक स्विमर था, एंड ही इन 1968 वो मॉस्को ओलंपिक्स के लिए गया था, और उस मॉस्को ओलंपिक्स में 68 में वेरी वेट, तो दी ओनली मेडल दैट ही गॉट वाज अ ब्रॉन्ज मेडल। जब उसका डिस्कशन अपने कोच के साथ हुआ कि सर मैं कम से कम कुछ गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसके कोच ने बोला कि यू आर अनडाउटेडली, तुम अनडाउटेडली बहुत अच्छे स्विमर हो, पर तुमको ये भी देखना है ओलंपिक्स में जीतने के लिए कि आपने कितना डिसिप्लिन और हार्डवर्क से प्रिपरेशन की है। तो अगर आप ओलंपिक्स जैसे कंपटीशन में कॉम्पीट कर रहे हो, ऑल्दो ओलंपिक्स इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन, तो उसने 68 से लेके नेक्स्ट ओलंपिक्स जो था वो 72 में था, तो उसके कोच ने उसके लिए पूरा प्लान बनाया 4 साल का कि वो कितने घंटे रोज स्विमिंग करेगा और कितने उसके रेस्ट डेज होंगे और कितने उसके क्या उसकी डाइट रहेगी उस पीरियड में। 4 साल बाद 1972 के ओलंपिक्स में माइक स्पिट्ज टुक 6 गोल्ड मेडल्स, विच वॉज अ रिकॉर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बाद माइकल फेल्प्स ने उसे शायद 2008 या 10 में तोड़ा। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि सिर्फ टैलेंट होना एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं जो उतना सर्वाइव नहीं करते। इनफैक्ट आई विल टेल यू, इट इज सेड टैलेंट इज एन ओवररेटेड वर्च्यू। मतलब जब आप बोलते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड है, तो आप एक ओवररेटेड वर्च्यू पे रिलाई करते हैं। जो अल्टीमेटली सक्सीड करते हैं लॉन्ग रन में, दे आर द पीपल जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, रादर देन पीपल जो ज़्यादा टैलेंटेड है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अल्टीमेटली सक्सेस की एक बड़ी चाबी जो है वो आपके पास है, एंड दैट इज आप कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं अपने गोल को लेके। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके पास रहेगा, और आप इसे हमेशा याद रखें जब भी आप एग्ज़ाम लिखें। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा, especially for people who are in 12th and would be going to colleges in the years to come, there is something called a theory of happiness. तो साइकोलॉजी में हैप्पीनेस के ऊपर बहुत रिसर्च की गई है, एंड वन ऑफ द थ्योरीज जो उसके बाद रिसर्च के बाद सामने आई, दैट वाज कि जिन लोगों का बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट होता है थोड़ा, दे